हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी ये डिस्कशन है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो प्री में मेंस में पूछा जा चुका है, एज वेल एज जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हम चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको मदद करेगा। आप इसको बस कंटिन्यू रखिए, साल भर तक आपका प्रिपरेशन में साल भर लग जाता है। जो आप एकदम नए सिरे से अगर शुरू कर रहे हैं तो इससे आपको क्या है, अच्छी एज मिल जाएंगी। ओके, इसी के साथ एडमिशन का अनाउंसमेंट है। कोई अगर एक्जिया आईएएस एकेडमी से एडमिशन के जरिए जुड़ना चाहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। क्या प्रोवाइड करते हैं हम? फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैं सभी को सजेशन यही रखूंगा या दूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़िए, जिसमें हम लगभग एक साल में पूरा जो सिलेबस है जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक फॉर यूपीएससी एंड जीएस पेपर 5 फॉर एपीएससी कवर करेंगे। इसी के साथ आपको रेगुलर टेस्ट आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी। प्री के लिए आपका मॉक टेस्ट होगा और आंसर राइटिंग फॉर मेंस, ऐसे राइटिंग भी करवाई जाएंगी। उसी के साथ 1-on-1 मेंटरशिप के तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप कोई दिक्कत फेस करते हैं तो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। जो भी क्लासेस होंगी वो हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जिनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री मेंस और इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का भी। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो ये स्पेशली जो ऑफलाइन के एस्पिरेंट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। ओके, और फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए जो मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट, जस्ट अ मिनट, अबाउट दी मोदी मंत्रा। तो किस तरह से हमारा जो आपका रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो चेंज हुआ है और हमने क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या प्रिंसिपल हमने लिया है, क्या पॉलिसीज हम अपना रहे हैं, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो पोस्ट पहलगाम अटैक लगभग 15 डेज में हमने साइलेंस मेंटेन किया, हमारी गवर्नमेंट ने साइलेंस मेंटेन किया। देन उस 15 डेज में हमारी जो फोर्सेस है, तीनों फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर की और प्रिसीजन टारगेट किया बाय ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो आपके मिलिट्री इंडिया की जो आपकी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, उन्होंने प्रिसीजन टारगेट किया। स्पेशली जो पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में, पंजाब प्रोविंस में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में जो पंजाब प्रोविंस है इन पाकिस्तान, देन जो आपके पीओके रीजन है उसमें जो टेररिस्ट बेस थे उनको टारगेट किया हमने। कोई सिविलियंस कैजुअलिटी हमने नहीं की है इसमें, क्योंकि हम जो आपके जो स्ट्राइक था वो बहुत ही प्रिसीजन था और नॉन एस्किलेटरी था, कि हमने कोई ना तो मिलिट्री फैसिलिटी जो है पाकिस्तान का उसमें अटैक किया, ना ही सिविलियंस को अटैक किया है। तो ये जो हमारे ऊपर जो अटैक किया बाय दी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप, उन्हीं को ये एक सबक था और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये एक लेसन था। तो अभी इसमें हमारे पीएम साहब ने क्या नया डॉक्ट्रिन दिया है, ओके, क्या नया एक सिद्धांत दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो नो कॉम्प्रोमाइज विद टेररिज्म, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोई टेरर रिलेटेड एक्टिविटी अगर की जाएंगी इंडिया के अगेंस्ट तो उसका आपका रिटेलिएशन होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, ओके, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर बेकर्स। तो जो टेररिस्ट को बैक करते हैं, तो अभी पाकिस्तान से जो भी टेररिज्म के हमले देखे जाते हैं इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। पाकिस्तान उन टेररिस्ट को अपने देश में पालता है, उनको फाइनेंस करता है, उनको इवन ट्रेनिंग भी दिलवाता है, हथियार भी देता है, तो इसीलिए उनके बेकर्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। नो डायलॉग विद पाकिस्तान एक्सेप्ट ऑन टेरर एंड पीओके रीजन। तो पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं होगी किसी भी मुद्दे में एक्सेप्ट टेरर एंड पीओके रीजन। ये आप टेररिज्म खत्म करो, बंद करो, और पीओके रीजन जो है वो हमारा है। जम्मू कश्मीर पे तो बात ही नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन होगा।
क्योंकि ये जो पीओके रीजन है ये ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू इंडिया। ओके, ये ऑक्युपाई किया है इलीगली बाय द पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है नो एक्सेप्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी मेडिएशन ऑन कश्मीर। तो थर्ड पार्टी का कोई मेडिएशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वेलकम नहीं करेंगे, वो चाहे यूएसए हो या फिर कोई भी अदर पावरफुल नेशन हो। ये मुद्दा हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, तो सोल्यूशन भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही होगा। इसमें हम किसी थर्ड पार्टी का मेडिएशन नहीं चाहते हैं। तो इसमें क्या है, जो हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट साहब ने मेंशन किया कि वो मेडिएट करना चाहते हैं, तो ये हमारी हमारी इशू है, हमारे दो देश के बीच में इशू है। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी मेडिएशन हम नहीं चाहते हैं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये रीजन हमारा है, इसीलिए जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसमें आज भी पीओके हमारे पास ही है और इन फ्यूचर ये इंडिया के पास ही रहेगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एंड रिलेटेड प्यूनिटिव एक्शंस हमने क्या क्या लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को पहली बार हमने सस्पेंड किया है क्योंकि 1965 में वॉर हुआ, 1971 में वॉर हुआ, 1999 में वॉर हुआ, तब हमने सस्पेंड नहीं किया था। हमने ये ध्यान रखा ताकि सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबक नहीं लिया उसने, तो हमने मजबूरन ये जो आपका फैसला है ये लेना पड़ा। फिर ट्रेड बैन तो ऑलरेडी था ही, और जो भी थोड़ा बड़ा ट्रेड था उसको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो ये सारे प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए हैं बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, तो अभी इसमें जीएस पेपर 2 में क्या पूछा जा सकता है, 3 में, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से ये आर्टिकल जरूरी है। देन आपके सिक्योरिटी के लिहाज से ये आर्टिकल ज़रूरी है कि किस तरह से जो आपके एसिमेट्रिकल वारफेयर का डॉक्ट्रिन अपना के, प्रॉक्सी वारफेयर का टेक्निक अपना के पाकिस्तान जो है इंडिया की सिक्योरिटी को आपका स्टेक पे ला रहा है या फिर अपना सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है इंडिया का। तो उसके लिए हमने क्या की है, नई काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को अपनाया है। एसिमेट्रिक वारफेयर के अगेंस्ट हमने भी अपना मोर्चा खोला है। तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए हमने ये जो भी स्टेप्स आपने देखे वो हमने लिए हैं। ओके, तो अभी इसमें अगर देखें आप कि जो हमारे पहले के पीएम साहब रह चुके हैं, वाजपेयी साहब है, फिर मनमोहन सिंह जी है, तो उनके समय पे जो आपका अप्रोच था वो एक अभी क्या है, टू अ न्यू एरा में पहुंच गया है। प्रोएक्टिव रिटालिएशन, कि हम एक्टिवली क्या करेंगे, रिटालिएट करेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे अगेंस्ट दिस शॉर्ट ऑफ अटैक बाय द पाकिस्तान, ओके, और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप। तो इसमें इट अलाइंस विद द ऑफेंसिव डिफेंस। तो हम अभी क्या करेंगे, ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे अपने आप को। कोई भी अटैक होगा तो हम उसमें चुपचाप नहीं बैठेंगे, उसमें ऑफेंस किया जाएगा। आप हमारे एक जगह पे अटैक करोगे, हम आपके 100 जगह पे अटैक करेंगे। ओके, तो अभी स्लोली क्या है, पोस्ट उरी जो आप सर्जिकल स्ट्राइक है और बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा प्रोएक्टिव रिटेलिएशन था वो पास्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा था, ताकि हम पाकिस्तान को सबक दे सके जो सबक नहीं ले रहा है पास्ट के एक्शन से। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो इसमें बाकी हमने 15 दिन जो हमने अपनी चुप्पी साधी, वो क्यों साधी, क्योंकि उस समय पे हमने क्या किया, कोई भी इमोशनल डायलॉग बाजी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं की। हमने सिर्फ उस 15 डेज में, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके पीछे पहले के 15 डेज में पूरा आपका जो इंटेलिजेंस है गैदर किया और प्रिसीजन टारगेट किया अंडर दिस मिशन सिंदूर। ओके, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी लीडरशिप का स्टाइल, अभी ये चीज़ें क्या है, गवर्नेंस में, एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। ओके, तो किस तरह से हमने लीडरशिप दिया, क्राइसिस को मैनेज किया, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिफेंडिंग पीस। मोदी स्पीच एंड ऑपरेशन सिंदूर एग्जाम्प्लीफाइड इंडियाज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ नेवर बीइंग द एग्रेसर। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है हमेशा ही पीस को सपोर्ट करता आया है। हमारा आपका फिलोसॉफी ही है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा वर्ल्ड क्या है, हमारा फैमिली है, इसके जो लोग हैं हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, हमारे कुटुंब है, हमारे मित्र है। लेकिन जो देश, पाकिस्तान जैसे जो देश इस चीज़ों को नहीं समझते हैं और हमें वीक समझ के अटैक करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। हम कभी भी पहले एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। हमें किसी की मिट्टी नहीं चाहिए,
हमें किसी के मिट्टी का जो तेल है, जो आपके उनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके लिए हम कभी अटैक नहीं करते हैं। ओके, बाकी आप देख सकते हैं कि एक समय पे मुगल हो या फिर आपके और डिफरेंट जो यूरोपियन पावर्स हो, उन्होंने अटैक किया, या फिर आपके जो इंडिया के रिसोर्स है उनको भी एक्सप्लॉइट किया, या फिर कोई ऐसे अच्छे रूलर्स भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, नो डाउट। ओके, लेकिन ओवरऑल जो अटैक किया, जो एग्रेशन किया, वो इंडिया के लिए सही नहीं था। ओके, इंडिया को ये हमने उस समय बर्दाश्त किया था, लेकिन अब आज के समय पे हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नो डाउट हम एग्रेसर कभी नहीं रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं तो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया कि लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ नेवर बीइंग द एग्रेसर जो है उसको हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहला एग्रेशन नहीं किया, जब हम हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ तो हमने अपने डिफेंस में अटैक किया ऑन पाकिस्तान, या फिर हम किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं अगर कोई हमारा पीस ट्रांक्वालिटी को वॉयलेट करता है या हमें सस्ते में लेता है कि हम एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। तो हम एग्रेशन दिखाएंगे, लेकिन जो एग्रेशन है वो पहले ऑपोजिट पार्टी से आना पड़ेगा। ओके, तो हमने जो शक्ति इस्तेमाल की अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में, सॉरी, तो वो हमने क्यों इस्तेमाल की? शक्ति फॉर शांति। हम शक्ति का इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए नहीं, शांति को बरकरार रखने के लिए हम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये भी क्या कहता है कि इंडिया स्ट्राइव करेगा इन ऑर्डर टू प्रमोट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर काउंटर अटैक नहीं करेंगे। तो हमारा फिलोसॉफी ही रहा है कि हमारा इथोस है ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, धार्मिक रेस्ट्रेंट। तो हम युद्ध में कब जाते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। तो आप महाभारत में देखिए, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है राजधर्म के बारे में, कि हम जब आपका वार करेंगे, वो वार क्या होगा? अनजस्ट वार नहीं होगा, इट विल बी अ जस्ट वार, इट विल बी अ धर्म युद्ध। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, शक्ति फॉर शांति। तो कल को एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वार क्या एथिकल है? तो वार किसी भी आप सिचुएशन में देखें तो इट इज एन अनएथिकल एक्ट। ओके, लेकिन इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? बाय दिस धर्मा प्रिंसिपल, कि वार जरूरी भी है जब अशांति ज्यादा फैलती है। तो जो अशांति फैलाने वाला देश है, जो अशांति फैलाने वाली एलिमेंट है, उसके अगेंस्ट शक्ति का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि शांति को बरकरार रखा जा सके, पीस को बरकरार रखा जा सके, ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके। तो ये हमारा फिलोसॉफी भी कहता है, कौटिल्य जी का जो राज धर्म है वो भी कहता है, आपका अर्थशास्त्र। तो ये जो युद्ध हम करते हैं हमारी तरफ से, ये धर्म युद्ध रहता है, जस्ट वार। तो हम वार को भी जस्टिफाई कर सकते हैं अगर कोई अशांति फैला रहा है बिना वजह का। ओके, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, अभी जैसे गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का आइडिया था, तो अभी सभी को लगता है कि गांधी जी वीक थे, उन्होंने सिर्फ नॉन वायलेंस का आइडिया दिया। ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने आपके जो जर्मन पावर थे, हिटलर, उनके अगेंस्ट भी वार को सपोर्ट किया था। फिर 1942 में जब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा था ब्रिटिशर्स का, तो हमने करो या मरो का भी जो स्लोगन है वो भी दिया था। तो इसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फिलोसफी है वो हमेशा पीस की ओर ओरिएंटेड है। जब कोई ज्यादा अनपीसफुल बन जाता है, एक्सप्लॉइटेटिव बन जाता है, ओके, बिना वजह का परेशान करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या है? हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स है, वो हमें इस चीज की सलाह देते हैं। और इससे क्या है, हमारा जो फिलोसफी है वो झलकता है वार को लेके, कि हम वार को लेके कितना एक क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वे में हम वार करते हैं, कि वार हमारे लिए क्या है, एक लास्ट रिजॉर्ट बनता है, तभी हम वार करते हैं, टू प्रोटेक्ट धर्म, सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, शांति को प्रोटेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीजें बहुत ही आपके आंसर में एक एज प्रोवाइड करेगी। इन सभी टेम्पलेट्स को, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, आर्टिकल 51 शक्ति फॉर शांति, देन कौटिल्यस राजधर्म क्या कहता है। ओके, फिर महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो क्या था? एक धर्म युद्ध था, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी लिंकेजेस आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ द डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो जो आपका डिफेंस का इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है इंडिया में, वो कैसे दिन ब दिन राइज कर रहा है। जो हमारा आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी है अंडर आईडेक्स। ओके, तो इसमें हम कैसे आपके इनोवेशन कर रहे हैं फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स का फुल फॉर्म हो गया। तो ये जो पॉलिसी है इसको 2018 में गवर्नमेंट ने लिया, ताकि हम क्या कर सके, अपना जो डिफेंस का जो इंपोर्ट है उसको घटा सके, और डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बन सके। डिफरेंट जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट है, आर्मी के लिए हो या एयरफोर्स के लिए हो या फिर आपके नेवी के लिए हो, तो उसमें हमें क्या करनी है, अपनी खुद की कैपेबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। तो हाल ही में वही सभी चीजें आपकी देखी गई। तो जो आपके ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया गया था, तो ये क्या है, आपका हमारे देश में ही बनाया हुआ एक आपका सुसाइड ड्रोन है, जिसके जरिए क्या किया गया, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया जो है डिफेंस सेगमेंट में आत्मनिर्भर हासिल करने जा रहा है। तो हमारी जो जर्नी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम आपका जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको भी कम कर चुके हैं। बहुत सारे डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है वो हम अपने देश के अंदर ही करते हैं, और इवन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आपके आईडेक्स जो इनिशिएटिव है, ओके, इनिशिएटिव फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो इसके तहत क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जा रही है हमारे देश के जो प्राइवेट आपके इन्वेस्टर्स है उनके साथ। फिर हमारे देश के जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है, लाइक डीआरडीओ है, फिर हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके, देन आपका बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सभी के साथ ही जो डिफरेंट आपके हमारे अलाइड नेशन है, लाइक इजराइल या फिर रशिया, इनसे हम क्या कर रहे हैं, इनोवेशन के सेगमेंट में कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इसका अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा इन ऑपरेशन सिंधु, कि हम डिफेंस इनोवेशन में राइज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार ये सब क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहेगी। ओके, और विकसित भारत बनने के लिए हमें क्या है, डिफेंस के सेगमेंट में भी डेवलपमेंट इनोवेशन हासिल करनी जरूरी रहेगी, जो हम कर रहे हैं। कैसे, अंडर आईडीएक्स पीपीपी मॉडल में डेवलपमेंट हो रहा है, इंडियन कैपिटलिस्ट या फिर जो आपके जो इनोवेटर्स है उनके साथ, देन विथ डिफरेंट फॉरेन नेशन, और आर&डी में हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हॉल, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। और ये जो आईडेक्स इनिशिएटिव है इसको भी ध्यान रखना होगा, ताकि आप एग्जाम में लिख सके। तो ओवरऑल क्या है, अभी आईडेक्स इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहेंगी, सीधा सीधा कभी पूछ भी लिया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन किस में बनेगा, ये जो आपका हेडलाइन है, राइज ऑफ द डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, तो फुल स्टॉप कमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, बहुत ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है, बस चीजों को आप बारीकी से पढ़िए और एक ओवरऑल ध्यान बना के रखिए चीजों के ऊपर। ओके, आप एग्जाम में ऑब्वियसली लिख पाएंगे। तो इसमें जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है डीआरडीओ का, ओके, जो आपका सर्विलियंस यूएवी एंड अनमैन्ड सिस्टम है, तो इसका भी हाल ही में हमने इसका भी एग्जाम्पल देखा। फिर जो स्काई स्ट्राइकर है, इसका भी इस्तेमाल हमने देखा। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्लस एल्बिट एंड सपोर्टेड बाय अदानी, तो इन तीनों के सपोर्ट में ये स्काई जो स्ट्राइकर है इसको डेवलप किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आपका ये जो आपका आईडेक्स के तहत डिफेंस डीआईओ बनाया गया है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है जॉइंटली बाय हॉल एंड बिल। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में बन सकती है। और आईडेक्स को कब लॉन्च किया गया, 2018 में, किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, इसी के साथ क्या है, जो स्टार्टअप्स है डिफेंस के सेगमेंट में, उसको भी क्या किया जा रहा है, नर्चर किया जा रहा है। तो पीपीपी मॉडल, फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप ड्रिवन इनिशिएटिव, इन सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटन वुड ट्विंस एंड यूएस कंट्रोल। तो अभी ध्यान रखिएगा, ब्रिटन वुड्स क्या है। तो ब्रिटन वुड नाम की एक जगह है यूएसए में, जिसमें आपका क्या है, एक मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग के बाद ये 1944 का समिट है। तो उस ब्रिटन वुड्स जो समिट हुआ था, उस समिट में आपकी दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उभर के आई। एक आया आईएमएफ, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो आपके देश है जिसको आपके सोवरेन वेल्थ की क्राइसिस होती है, सोवरेन वेल्थ नहीं, सॉरी, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस होती है उसमें मदद करती है। और देन वर्ल्ड बैंक, जो मदद करती है देशों को डेवलपमेंटल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एजुकेशन, उनके आपके हेल्थ, इन सभी चीज़ों में वर्ल्ड बैंक मदद करती है। तो अभी इसमें ये मुद्दा आया क्यों है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि आईएमएफ ने आपका ग्रांट प्रोवाइड किया है टू पाकिस्तान। तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहा, जिसमें आपके यूएसए ने क्या किया है, वोट किया है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान को जो ग्रांट है वो अचीव हुआ। तो अभी इसमें बात किया जा रहा है अबाउट कि कैसे जो ब्रिटेन वुड्स के ट्विन है, ट्विन मतलब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उसके अंदर यूएसए का डोमिनेंस या फिर यूएसए कंट्रोल कैसे बहुत ज्यादा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिटन वुड्स ट्विन है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें कोई भी आपका रेजोल्यूशन पास होने के लिए, कोई भी डिसीजन पास होने के लिए 85% वोट चाहिए होता है। और यूएसए के पास कितना शेयर है, 16.49। आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में कितना है, 15.83। तो इसका मतलब है कि यूएसए के बिना आपके एक्सेप्टेंस के, यूएसए के बिना फेवर के कोई भी जो रेजोल्यूशन है वो इस दोनों आपके इंस्टीट्यूशन में पास नहीं हो सकते हैं। और कैसे इस इंस्टीट्यूशंस के जरिए यूएसए क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में अपना एक इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं। और अभी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी आईएमएफ क्या करता है, डिफरेंट नेशन को जब उनका आपका बीओपी क्राइसिस देखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, तो उनको बेल आउट करता है। तो बेल आउट आपका कंडीशन में करता है कि देश का जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल 1991 में हमने क्या किया था, आपका एलपीजी रिफॉर्म जो लिया था, वो हमने जानबूझ के, ऐसे कोई नहीं है कि हमने मन किया तो ले लिया। इसके ये पॉलिसी लेने के ऊपर आपके आईएमएफ का प्रेशर था। और आईएमएफ का प्रेशर होना मतलब यूएसए का प्रेशर होना कि अपने मार्केट को खोलो, बाकी जो पॉलिसीज है वो आपके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो आईएमएफ के हिसाब से लो या फिर आपके यूएसए के हिसाब से लो। तो किस तरह से क्या कर रहा है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है, वो आपके मार्केट इकोनॉमी को फैला रहा है और कैपिटलिस्ट को ही मदद कर रहा है मैक्सिमम। तो वो चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करके 1991 के बाद इंडिया का लॉस नहीं हुआ, इंडिया का प्रॉफिट ही हुआ। ओके, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इनका जो यूएसए का, इनके ऊपर जो यूएसए का डोमिनेंस है, इसके वजह से क्या होता है, एक देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो सोवरेन इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें क्या कर सकती है, एक पावरफुल नेशन इन्फ्लुएंस कर सकती है कि देश को कैसे पॉलिसीज लेनी है। इसमें इट मींस सोवरेनिटी का कॉम्प्रोमाइज देखा जा सकता है। ओके, तो वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो आज के समय पे ये दो इंस्टीट्यूशन में आपका इसमें डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं देखा गया है, जिसको जोसेफ स्टेगलेट्स ने भी क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत ये नहीं चल रहा है। क्यों? बिकॉज पावरफुल नेशन इसको एक्वायर करके बैठे हुए हैं कि तब भी इतना ही वोटिंग शेयर था, अब भी इतना ही वोटिंग शेयर है। जबकि और बाकी जो देश है, इंडिया जैसे देश हो, ब्राजील जैसे देश हो, इन्होंने सर्च किया है, तो इनका भी जो से है इसमें बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है ब्रिटेन वुड्स ट्विन के ऊपर। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है। तो ये क्या है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो हेल्प तभी करेंगी आईएमएफ जब जो देश है वो एग्री करेगा विथ आईएमएफ की देश का जो इकोनॉमी है वो आईएमएफ के हिसाब से रिफॉर्म होगा, मतलब यूएसए के हिसाब से रिफॉर्म होगा। आईएमएफ के हिसाब से मतलब यूएस के हिसाब से, क्योंकि यूएस सपोर्ट नहीं करेगा तो लोन ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजों को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑन अबाउट आपके पेट्रोनेज, फिर क्लाइंटिज्म
देन फ्री बी के ऊपर। तो किस तरह से आपका क्या करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपके डिफरेंट वोटर का जो बिहेवियर है उनको कैसे आपका कंट्रोल करती है। ओके, तो इसमें ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वोटर को क्लाइंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, तो जैसे अभी आपका कोई पार्टी है तो वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करेगी। ओके, पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके क्या करेगी, उनको मदद करेगी ताकि क्या किया जा सके, एक वोट बैंक बनाया जा सके। और वो जो वोट बैंक है वो किसके बिहाफ पे काम करते रहेगा, जो पार्टी पावर में है उसके बिहाफ पे। तो इससे ये देखा जाता है कि वो पार्टी अगर गलत भी करे तो जो क्लाइंट है जिसको बेनिफिट मिला है वो कभी उसका अपोज नहीं करेगा, जो क्या है डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ क्या है, एक आपका कंप्रोमाइज है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए क्या है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया है। नेक्स्ट है पेट्रोनेज। तो पेट्रोनेज में क्या होता है कि जो आपकी पार्टी पावर में रहती है वो क्या करती है, आपके जो अपॉइंटमेंट होता है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट, ओके, डिफरेंट पोस्ट में, तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से करती है, पेट्रोनेज देती है। और वो जो भी आपके हायर लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर देश के हित के हिसाब से नहीं, जो पार्टी है उसके हित के हिसाब से करेंगे। तो इसमें फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो देखा जाता है। तो इसमें अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, ओके, फिर आपका प्रमोशन करना, ये सभी चीजें पेट्रोनेज के तहत आ जाती है। फिर जो फ्री बी पॉलिटिक्स है, तो फ्री बी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो पब्लिक डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, लेकिन इसमें एक चीज ये सही है कि आपका जो फ्री बी है, फ्री बी आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको बहुत दूर जस्टिफाई करता है। ओके, उसके हिसाब से बनता है। तो अभी जो एक्सेसिव फ्री बी है, जो जिससे जिससे आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, किसी का कोई भला नहीं होता है, जैसे किसी को कंबल देना या फिर किसी को आपके पैसे देना अकाउंट में, तो वो चीजें क्या है, आपके एक तो रेवेन्यू डेफिसिट लाती है, दूसरा जो आपका देश में जो रियल एसेट क्रिएशन होता है वो नहीं करती है। फिर भी क्या है, ये बहुत दूर ट्रांसपेरेंट है। ओके, इसके ऊपर पब्लिक ऑडिट भी होता है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी भी रहता है। ओके, बाकी इसको क्या करना है, एक जस्टिफाइड तरीके से ही इन चीजों को देना है। बाकी ये जो दो चीजें, ओके, एक क्लाइंट क्रिएट करना और पेट्रोनेज के जरिए आपके लॉयलिटी बना के रखना, ये दो चीजें डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, कश्मीर कॉलिंग। तो इस आर्टिकल में क्या है कि अभी पोस्ट पहलगाम अटैक, तो पहलगाम अटैक होने का एक ये भी वजह है कि जो आपके कश्मीर में जो नॉर्मल सी लौट के आई थी उसको डिसरप्ट किया जाए, क्योंकि आपका जो इंसिडेंट्स ऑफ अटैक है वो कम होने लगा था, पीस आने लगी थी, टेररिज्म जो है कम हो गया था और टूरिज्म फ्लोरिश करने लगा था। ओके, टूरिज्म फ्लोरिश करने लगा था। तो इन सभी चीजों को क्या है, अभी ये सभी चीजें फ्लोरिश करेगी और जो आपके जम्मू कश्मीर के लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको सहूलियत मिलेगी, वो अच्छा लाइफ जी सकेंगे। तो इससे क्या है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ब्रास्ट हो जाएगा। ओके, कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सभी मिथ ब्रास्ट हो जाएंगी। तो इसको ब्रास्ट नहीं होने देना चाहता है पाकिस्तान, तो इसीलिए क्या है, जम्मू कश्मीर रीजन में टेंशन को बरकरार रखना चाहता है। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना जरूरी है, पहला जो जस्टिस देना जरूरी है, जस्टिस एज डेटरेंस। तो जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें जो परपिट्रेटर्स थे उनको ढूंढ के उनका क्रैकडाउन करना है, ताकि लोगों के अंदर एक क्या है, कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल किया जा सके। नेक्स्ट 2 नंबर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक क्या है, हाईली आपका वल्नरेबल रीजन है सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। तो इसीलिए क्या करनी है, इस रीजन में जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रोबस्ट बनाना है, जो ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रोबस्ट बनाना है, और किसी तरह का कोई भी आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर जो सिक्योरिटी है उसको कोलैप्स नहीं होने देना है। और उसके लिए क्या करना है, डिफरेंट जो हमारे फोर्सेस है उनको डिप्लॉय करके, आपका इंटेलिजेंस गैदर करके इन सभी जो न्यूसेंस एलिमेंट है उनको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि पीस बनाई रखी जा सके।
और इसमें ये भी ध्यान रखने को कहा गया है कि जो फोर्सेस है और जो आपकी सिविलियन पॉपुलेशन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी भी जरूरी रहेगी। प्लस जो आपके कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको भी लाना जरूरी रहेगा। कम्युनिटी को ही स्टेक होल्डर बना देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी के लिए वो भी इनपुट दे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर करना उस रीजन में। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ये सभी जरूरी रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको आप दो हेड में भी देख सकते हैं, एक सिक्योरिटी हेड और एक डेवलपमेंटल हेड। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम हो, टेररिज्म का प्रॉब्लम हो, किसी भी रीजन में, तो उसमें दो तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। नंबर वन, बाय टेकिंग सिक्योरिटी मेजर्स, नंबर टू बाय टेकिंग डेवलपमेंटल मेजर्स। ओके, ये दो मेजर से हम एक रीजन का प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ अ मैन्युफैक्चरिंग बूम कुड क्लोज द जेंडर गैप। तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बूम लाके हम कैसे जेंडर गैप को दूर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसका अगर डेटा देखें तो वुमेन फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू मैन। ओके, वैसे तो बढ़ रहा है दिन ब दिन, लेकिन कंपेयर टू मैन अभी भी क्या है, कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी रहेगा, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है स्पेशली उसमें। ओके, तो इसमें कहीं मेंशन किया होगा कि कौन से सेक्टर होंगे आपके। तो एक तो आपका जो गारमेंट का सेक्टर हो गया या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो गया उसको। सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग जैसे जो सेक्टर है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। फिर जो फुटवेयर जैसे सेक्टर है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स में जो महिलाएं हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, जो फीमेल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो इससे क्या है, जो वुमेन का एम्पावरमेंट है वो इंश्योर किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है स्पेशली ये वुमेन एम्पावरमेंट को इकोनॉमी से लिंक कर रहा है। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में एक थीम है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट। तो इन सभी चीजों में वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाना जरूरी रहेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट तरीके के स्कीम ले रही है। ओके, तो जैसे मुद्रा स्कीम हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, फिर आपका ये दो स्कीम है PMKVY, MMUA, फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, फिर आसाम में देखा जाए तो निजुत मोइना स्कीम। तो इन सभी स्कीम्स के तहत क्या कर सकते हैं, हम वुमेन का इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है, जो एम्पावरमेंट है उसको एंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू पॉज। तो अभी हमने देखा कि हाल ही में इंडिया यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसका फाइनलाइजेशन हुआ है, और ये इम्प्लीमेंट होने में साल भर लग जाएगा, क्योंकि आपके इसको इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में चीज़ों को डिस्कस करके फिर पास होना ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसमें एक चीज़ क्या देखा हमने पास्ट के डिस्कशन में, 2-3 दिन के डिस्कशन में, कि क्या बेनिफिट रहेंगी, लेकिन इसमें अभी बता रहा है कि क्या लॉस रह सकती है। ओके, तो टैरिफ कट जो किया है गुड्स में, तो हमने 90% टैरिफ्स में गुड्स में जो यूके से इंडिया में आएगी उसमें टैरिफ कट किया है। लेकिन यूके कितना ऑफर कर रहा है, 44% गुड्स में ही ऑफर कर रहा है। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पहले क्या होता था, सिर्फ हमारे देश की कंपनियां ही गवर्नमेंट जो आपके टेंडर है उसको ले सकती थी या गवर्नमेंट को गुड्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन अभी इसमें क्या है, यूके की कंपनियां भी एंटर कर सकेंगी। फिर IPR और पेटेंट का जो राइट होता है उसको भी हम अभी उसका ऑब्लिगेशन मानेंगे। तो बहुत समय पे एक एलिगेशन रहता है कि इंडिया पेटेंट राइट को वायलेट करता है, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट पेटेंट को फॉलो करने लगे तो हमारा जो जेनेरिक ड्रग का जो सर्च है वो कम हो जाएगा। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जो टैरिफ कट किया है उससे हमारे डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगी। फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस में हमने टैरिफ कट किया है, इससे भी क्या है, डोमेस्टिक जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपके जो वीज़ा दिया है इंग्लैंड ने, वीज़ा में ईज लाया है, तो उसमें भी क्या है, एकदम कम ईज लाया है, उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाली है।
ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। ओके, तो ये सभी आप क्या है इसके जो अगर डिसएडवांटेज पूछा गया तो ये सभी चीजें लिख सकते हैं आप, और एडवांटेज पूछा गया तो जो पहले आर्टिकल देखा उसको आप देख सकते हैं, और क्रिटिकली एनालाइज बोले तो एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज इस टेम्पलेट में आप लिख सकेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया राइजिंग ई वेस्ट। तो अभी इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 18% है वर्ल्ड का, और जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है जिसके तहत आपका टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सर्च हुआ है, इसके वजह से क्या है आपके जो ई वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। ई वेस्ट मतलब जैसे कंप्यूटर, जो डिफंक्ट कंप्यूटर है खराब हो गया उसको हम नेचर में आपका वो करना छोड़ देना या फिर फेंक देना। ओके, या फिर मोबाइल फ़ोन हो या फिर डिफरेंट अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो। ओके, एक छोटा से लेके बड़ा इक्विपमेंट्स तक, या फिर कोई हेडफोन है उसको ही खराब हुआ तो उसको हमने डंप कर दिया। ओके, लैपटॉप को डंप कर दिया, फिर मोबाइल को डंप कर दिया, फिर चार्जर को डंप कर दिया। तो इन सभी चीज़ों में क्या है हार्मफुल जो केमिकल्स है ये रहती है, और ये क्या होती है अल्टीमेटली पानी में, हवा में, मिट्टी में घुल मिल जाती है, और जो आपका हमारा इकोसिस्टम है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जो बायोस्फीयर है उसमें चाहे आपका एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो या फिर पेड़ पौधे हो, सभी को क्या करती है ये सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो अब कैसे हम जो हमारा ई वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है हम जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत है उसको और रोबस्ट तरीके से अप्लाई करना होगा। ईपीआर के सर्टिफिकेट्स भी देने होंगे ताकि हम ट्रैक कर सके कि एग्जैक्टली जो प्रोड्यूसर्स है वो आपके जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकल कर रहे हैं या नहीं। फिर आपका मार्केट बनाना पड़ेगा फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग। ओके, फिर आपका जो एक सर्कुलर इकोनॉमी है जिसके तहत क्या है जो भी चीज़ें खराब हो जाती है उसको रिफर्बिश करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखा जाएगा और प्लस एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होगा, और ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व किया जा सकेगा। फर्दर ई वेस्ट को टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन करना ज़रूरी रहेगा, इसके लिए फॉर्मल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। ओके, जो वायलेट करते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाना ज़रूरी रहेगा। फिर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो अडॉप्ट कर रही है भाई ईयू, साउथ कोरिया, जापान, उनको अपनाना पड़ेगा। ओके, ताकि हम एयर, वाटर, सॉइल के ऊपर जो पोल्यूशन है उसको कम कर सके, जो लेड का पोल्यूशन होता है, साइनाइड का पोल्यूशन होता है, इन सभी चीज़ों को कम कर सके, और जो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम कर सके। जो रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फेंक देते हैं उसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, तो इनको हम फिर से एक्सट्रैक्ट करके फिर से नई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ओके, पूरा चांसेस रहेगा। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेडिकल वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी तरीके से ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है आने वाले समय पे। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर इंफॉर्मेशन डायमेंशन। ओके, तो ये आर्टिकल अगेन रिपीटेड है, चीज़ें ऑलरेडी बताई गई हैं लेकिन इंक्लूड इसलिए किया गया ताकि आप पढ़ के इसको फिर से रिवाइज कर सके। ओके, कोई एक दो डायमेंशन भी आपको इसमें नया मिल सकता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ।